गुड मॉर्निंग बच्चों। लास्ट टाइम ये होमवर्क दिया था, ये कंप्लीट कर लिया तुम लोगों ने? इसमें कुछ डाउट है होमवर्क में? ठीक है बच्चों, फिर डाउट पहले बताओ, वो कर लेते हैं फिर आगे पढ़ते हैं। इलुस्ट्रेशन 14। ठीक है, इलुस्ट्रेशन 14 देखो पहले। देखो इलुस्ट्रेशन 14 में क्या है? अ फ्यूज विथ सर्कुलर क्रॉस सेक्शन रेडियस ऑफ। फ्यूज मतलब ऐसा रेसिस्टेंस वायर होता है ना, जो रेसिस्टेंस वायर जिसका हम सर्किट में सिंबल दिखाते हैं ऐसे ना, वो क्या रहता है, कुछ ऐसा वायर रहता है ना। तो ये बोल दिया गया उसका क्रॉस सेक्शन एरिया सर्कुलर है और उसका रेडियस बता दिया गया है। और ये बोला गया ये 15 एम्पियर पे जाके ये उड़ जाता है। फ्यूज जो होता है आपने देखा होगा घरों में रहता है ना, ज्यादा करंट आते ही फ्यूज उड़ जाता है ताकि घर के बाकी जो भी अप्लायंसेस है वो सेफ रहे। पता है सभी को ये ना कि क्यों फ्यूज लगाया जाता है, कि ज्यादा करंट आते ही वो उड़ जाए और करंट कट हो जाए। तो बोला गया ये फ्यूज वायर 15 एम्पियर आते ही, 15 एम्पियर या उससे ज्यादा होने पर उड़ जाएगा। व्हाट इज द रेडियस ऑफ द फ्यूज मेड ऑफ द सेम मटेरियल विच विल ब्लो एट 120 एम्पियर। तो अब हमें अगर इसका 4 गुना करंट तक बढ़ा ले तो भी ये ना उड़े, 4 गुने करंट पे जाके उड़े, तो उसके लिए रेडियस कितना रखना पड़ेगा ना। करंट अगर हम लोग 120, 4 गुना नहीं, ये तो 8 गुना हो गया, 8 गुना करंट बढ़ा दे तो कितने रेडियस तक पे हम ये काम हो पाएगा। तो देखो अभी हम लोग यहाँ पे ये डिराइव करेंगे, लेकिन आपको ये याद रखना है कि कोई भी फ्यूज वायर का जो करंट होगा वो उसका स्क्वायर और उसमें जो रेडियस होगा उसका क्यूब। आई स्क्वायर और रेडियस ये आपस में ऐसे प्रोपोर्शनल होते हैं। अगर मटेरियल चेंज नहीं हो रहा है तो आप बोल सकते हो I1 स्क्वायर बाई I2 स्क्वायर इक्वल टू होगा R1 क्यूब अपॉन R2 क्यूब। तो आपको I1 दिया है, I2 दिया है, R1 दिया है और R2 पूछा गया है। पहले तो क्वेश्चन क्या दिया है और कैसे निकालना है वो सबको क्लियर है। अब ये डिराइव कैसे हुआ वो अभी मैं बताता हूँ ना। आई स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब कैसे होगा वो मैं बताता हूँ। ठीक है बच्चों, तो आपको ये पॉइंट याद रखना है ना। ये अभी हम लोग एक बार डिराइव कर लेते हैं, लेकिन आगे के लिए आप याद रखोगे कि आई स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू होगा आर क्यूब के। तो अब देखो हम लोग यहाँ पर इसको देखो, अब हम लोग देखते हैं कि कैसे ऐसा होता है। देखो कोई भी फ्यूज वायर
कब तक ब्लो नहीं करेगा है। देखो जब इसमें करंट आ रही है, अगर आई करंट आ रही है, तो इसमें क्या हो रहा होगा, आई स्क्वायर आर, ये पर सेकेंड हीट प्रोड्यूस हो रहा होगा। अब ये हीट प्रोड्यूस होगा तो क्या होगा, इसका टेम्परेचर बढ़ेगा ना, और इसका टेम्परेचर बढ़ने के बाद क्या होगा, इसका जो ये सरफेस एरिया है, इस कर्ड पार्ट का सरफेस एरिया जो है वो बहुत ज्यादा है इसके क्रॉस सेक्शन के कंपेरिजन में, और वो कहीं ना कहीं ये वाला पार्ट तो कनेक्टेड रहता है। तो ये जो इसका कर्ड पार्ट होता है, ये इस पार्ट से हीट रेडिएट होता है। हाँ, आपने पढ़ा है ना कि कोई भी बॉडी को अगर आप टेम्परेचर आएगा तो वो अपने सराउंडिंग में हीट रेडिएट करेगा। ठीक है बच्चों, तो ऐसे हीट रेडिएट करता है, और इसका एक टेम्परेचर होता है, ये उस टेम्परेचर तक ही जा सकता है जब तक टेम्परेचर मान लो कुछ टी नॉट तक है, उस टेम्परेचर तक ही ये मेल्ट नहीं होगा। अगर टेम्परेचर टी नॉट क्रॉस हुआ तो ये मेल्ट हो जाएगा। समझ रहे हो बच्चों, अगर टेम्परेचर एक ज्यादा सर्टेन टेम्परेचर पहुंच गया और उससे ज्यादा होते ही ये मेल्ट हो जाएगा। तो मान लो जब ये अपने मैक्सिमम टेम्परेचर पे पहुंच चुका है, तब तक क्या हो रहा होगा, जितना हीट प्रोड्यूस हो रहा होगा उतना ये अपने सराउंडिंग में रेडिएट कर दे रहा होगा। और उसके बाद फर्दर अगर हीट प्रोड्यूस हुआ, अगर आपने और करंट बढ़ाई, तो ये जो रेडिएट कर पा रहा है उसको बढ़ाने के लिए इसको अपना टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा। अब टेम्परेचर बढ़ाते ही वो मेल्ट हो जाएगा। आपको ये पता है ना कि हीट अंदर आएगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो वो ज्यादा रेडिएट करेगा। तो स्टेडी स्टेट में मान लो कोई टी नॉट टेम्परेचर पे पहुंच चुके हो, तो उस टाइम पे पर सेकेंड हीट कितना प्रोड्यूस हो रहा होगा, आई स्क्वायर इंटू आर। और पर सेकेंड बाहर को रेडिएट कितना हो रहा होगा, रेडिएट होने का क्या फॉर्मूला रहता है, सिग्मा अपसाइलन, इसका जो भी सरफेस एरिया होगा इनटू टेम्परेचर के पावर 4 ना। अगर मान लो ये कोई टी नॉट टेम्परेचर पे पहुंच गया तो उसके करस्पॉन्डिंग रेडिएट कर रहा है। अब अगर आप करंट बढ़ाओगे तो हीट बढ़ेगा, हीट बढ़ेगा तो अंदर का टेम्परेचर बढ़ेगा, तब और रेडिएशन हो पाएगा। लेकिन टेम्परेचर बढ़ते ही फिर उसके बाद वो मेल्ट हो जाएगा ना। एक सर्टेन टेम्परेचर पे पहुंचने के बाद और ज्यादा आप करंट बढ़ाओगे तो ये रेडिएट नहीं कर पाएगा, मेल्ट हो जाएगा। कुछ समझ आ रहा है बच्चों मैं क्या बोल रहा हूँ। ये आर इसका रेसिस्टेंस है, रेसिस्टेंस को आप क्या लिख सकते हो, रो एल बाई ए मतलब पाई इंटू आर स्क्वायर, सिग्मा एप्सिलॉन ए को क्या लिखोगे, पाई आर स्क्वायर, सॉरी पाई आर स्क्वायर नहीं, इसके कॉर्ड पार्ट का सरफेस एरिया ना, कॉर्ड पार्ट का सरफेस एरिया कितना होगा, इसकी लेंथ एल है और रेडियस आर है, तो ये कितना होगा, 2 पाई आर इंटू एल। तो इससे आ जाएगा आई स्क्वायर इक्वल टू सिग्मा एप्सिलॉन 2 पाई एल कट गया, 2 पाई अपॉन में रो, ये पाई इधर आएगा तो पाई के साथ स्क्वायर हो जाएगा, इंटू आर क्यूब टी नॉट के पावर 4। टी नॉट टेम्परेचर तक मान लो ये पहुंच चुका है ना। देखो मेल्टिंग पॉइंट वाला टेम्परेचर तो कांस्टेंट है, एक हर एक मटेरियल के लिए एक मेल्टिंग पॉइंट वाला टेम्परेचर कांस्टेंट है, वहां तक पहुंचने के बाद अब अगर आप करंट बढ़ाओगे तो आपको क्या बढ़ाना पड़ेगा, रेडियस बढ़ाना पड़ेगा, बाकी चीजें सब कांस्टेंट है। तो इसका मतलब हो गया सेम मटेरियल के लिए आई स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू होगा आर क्यूब। अगर मटेरियल चेंज नहीं हो रहा है तो आपको अगर करंट बढ़ाना है और मेल्टिंग नहीं चाहिए तो रेडियस को बढ़ाना पड़ेगा। तो आपको ये याद रखना है ना। ठीक है बच्चों, हाँ ये नोटबुक में लिखना है बच्चों, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये नोटबुक में लिखना है। और हर बार आगे से इतना हम डिराइव नहीं करेंगे, आपको याद भी रखना है आई स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब के होगा।
हो गया बच्चों? फिर अगला डाउट कौन सा था? एक्सरसाइज 1 का 45। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी पूछा गया। ओके, इसमें देखो आपको पूछा गया है कि पॉइंट ए और बी ना, इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। तो आप क्या ये निकाल सकते हो कि इधर कितनी करंट फ्लो हो रही है और इधर कितनी करंट फ्लो हो रही है? करंट निकाल सकते हो बच्चों? ये देख लो, ये तीन रेसिस्टेंस किस में लगे हुए हैं? ये तीन रेसिस्टेंस पैरेलल में लगे हैं ना इसके साथ ना। अगर यहाँ का वोल्टेज मैं 0 बोल दूं तो यहाँ का वोल्टेज कितना बोलूंगा? 2। तो इन तीनों के लिए वोल्टेज डिफरेंस कितना आएगा? 2 - 0 है इन तीनों के लिए। तो इसमें करंट कितनी फ्लो हो रही होगी? इस साइड को कितनी करंट जा रही होगी? वोल्टेज डिफरेंस अपॉन में रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस कितना है? 15। सेम वे में यहाँ पे देखोगे, इधर के लिए भी इन दोनों पॉइंट के बीच में भी वोल्टेज डिफरेंस 2 का है। और इधर भी कितनी करंट जाएगी हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की तरफ? 2/15। अब आपने करंट लिख लिया तो आप पॉइंट ए से पॉइंट बी तक चले जाओ। अगर हम पॉइंट ए पे खड़े हैं तो हम बोलेंगे वोल्टेज कितना है? ए है। यहां से चलना शुरू कर रहे हैं ना और ऐसे जा रहे हैं बी तक। एक करंट के अपोजिट जा रहे हैं तो क्या लिखेंगे? प्लस आई आर। आई कितना है? 2/15 इंटू आर। फिर इधर करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं तो माइनस आई आर। 2 बार माइनस आई आर करना पड़ेगा। 2/15 आई इंटू आर। ऐसा 2 बार करना पड़ेगा। तो हम लोग अब पहुंच जाएंगे वीबी पर ना। तो हमें क्या निकालना है? बी ए माइनस बीबी। तो ये कितना आ जाएगा? 2/3 आ जाएगा ना। और बताओ बच्चों। हो गया? आगे चले। 25th। 25th में देखो क्या है? अब 50 watt बल्ब इज इन सीरीज विद अ रूम हीटर। हमने कोई बल्ब लिया और ये मान लो कोई हीटर, हीटर मतलब कोई रेसिस्टेंस वायर होगा ना, उसके साथ सीरीज में लगा है।
एंड कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड अक्रॉस द मेंस, और इसको हमने कोई मेन सप्लाई के साथ कनेक्ट कर दिया, मतलब कोई वोल्टेज सोर्स के साथ कनेक्ट कर दिया टू गेट मैक्सिमम 25 नहीं दिया था। अच्छा ठीक है, फिर नेक्स्ट टाइम करते हैं ना। चलो फिर आगे बढ़ते हैं अभी। तो देखो लास्ट टाइम हमने क्या देख लिया अभी। देखो हमने लास्ट टाइम पावर स्टार्ट किया था ना। पावर में हमने क्या देख लिया कि अगर कोई भी रेसिस्टर वायर है और इसमें आई करंट जा रही है और इसके क्रॉस अगर वोल्टेज डिफरेंस भी है, तो ये पर सेकेंड हीट प्रोड्यूस करेगा। कितना प्रोड्यूस होगा? आई स्क्वायर आर पर सेकेंड ना। अगर आपको टी टाइम में निकालना है कितना हीट प्रोड्यूस होगा, तो आई स्क्वायर आर इंटू टी कर लोगे अगर आई कांस्टेंट है। समझो ना, ये आपका जो होता है ये डी एच बाई डी टी होता है ना, पर सेकेंड कितना हीट प्रोड्यूस हो रहा है। तो डी एच इक्वल टू आप लिख सकते हो आई स्क्वायर आर इंटू डी टी। और अगर आई कांस्टेंट है तो ये क्या हो जाएगा, एच इक्वल टू आ जाएगा आई स्क्वायर आर इंटू टी। अगर आई कांस्टेंट नहीं होगा तो इंटीग्रेट करके निकालना पड़ेगा टी टाइम में कितना हीट प्रोड्यूस हुआ ना। या फिर आई को हम लोग वी के टर्म में लिखेंगे तो ये आ जाएगा वी स्क्वायर बाई आर। या फिर आई और वी के टर्म में लिखेंगे तो ये आ जाएगा वी इंटू आई ना। एक रेसिस्टर वायर में पर सेकेंड हीट कितना प्रोड्यूस होता है, आई स्क्वायर आर, या फिर हम बोल सकते हैं वी स्क्वायर बाई आर, या फिर वी इंटू आई। अगर हम कोई बैटरी लेते हैं तो वो अगर उसके पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकल रही है तो वो अभी एनर्जी सप्लाई करता है। और पर सेकेंड कितना सप्लाई करता है, वी इंटू आई। अगर बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल में करंट इंटर कर रही है तो मतलब वो अभी एनर्जी ले रहा है, चार्ज हो रहा है, यहाँ पे डिस्चार्ज हो रहा है, यहाँ पे चार्ज हो रहा है। और पर सेकेंड कितना वो चार्जिंग में एनर्जी ले रहा होगा, वी इंटू आई, जहाँ वी इसके टर्मिनल के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है। कोई भी दो पॉइंट के बीच में अगर वोल्टेज डिफरेंस बी है और करंट आई फ्लो हो रही है तो वहां पर वी इंटू आई पावर या तो कंज्यूम हो रहा होगा या पावर आपको मिल रहा होगा। ठीक है बच्चों, यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया था ना। फिर हमने देखा था कि अगर हम कोई भी बल्ब लेते हैं, सर्किट में बल्ब का ये सिंबल होता है। अगर हमें उसका रेटिंग पावर पता है, रेटिंग वोल्टेज पता है, तो हम उसका रेसिस्टेंस निकाल सकते हैं यूजिंग फॉर्मूला P इक्वल टू होता है वी स्क्वायर बाई आर। तो आर इक्वल टू हो जाएगा रेटिंग वोल्टेज का स्क्वायर अपॉन में रेटिंग पावर। फिर नेक्स्ट हमने देखा कि अगर हम दो बल्ब सीरीज में कनेक्ट कर दे जिनका पावर P1 P2 है, और अगर इनका रेटिंग वोल्टेज भी है और इनको हम रेटिंग वोल्टेज से ही सीरीज में कनेक्ट करते हैं, तो यहाँ पर जो टोटल पावर आएगा वो 1/P इक्वल टू P1 प्लस P2 होगा। तो ये जो टोटल पावर आएगा ये आप देखोगे जब भी 1 करके सॉल्व करते हो तो जो रिजल्ट होता है वो P1 से भी कम होता है और P2 से भी कम होता है ना। अगर एक 10 वाट है एक 20 वाट है तो 10 से भी कम आएगा टोटल पावर ना। ये जो बल्ब होते हैं जो भी अप्लायंसेस हैं ये पैरेलल के लिए बनाए जाते हैं। अगर आप सीरीज में कनेक्ट करोगे तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। समझ आ रहा है बच्चों मैं क्या बोल रहा हूँ? अगर हम दो बल्ब पैरेलल में लगाते हैं, P1 P1 P2 P1 P2 पावर के, और जो रेटिंग वोल्टेज है उससे ही कनेक्ट करते हैं, तो वहां पर टोटल पावर होगा P इक्वल टू P1 प्लस P2। लास्ट टाइम शायद यही वाला क्वेश्चन दिया था ना, सॉल्व हो गया था या अभी बचा हुआ था इस करने को?
तो डिम हो गया तो ये अनर्थ नहीं हुआ कि चाहिए था तुम्हें 100 वाट मिल रहा है 10 वाट, तो ये अच्छी बात हो गई। तो खुश रहो फिर तुम इसमें। चाहिए तुम्हें 100 नंबर और मिले 10, तो ये अच्छी बात है। 10 में खुश रहोगे तुम श्रेयस। तो ये वाला देखो, ये हमने, अच्छा ये करने के लिए बोला था, ये वाला क्वेश्चन ना पैरेलल वाला करना था हम लोग को भी। चलो ये पैरेलल वाला हम लोग अब कर लेते हैं ना। एक मिनट रुकना ना। तो ये कोई, ये पैरेलल वाले में हम क्या करेंगे, अगर हमारे पास रेटिंग वोल्टेज ये वी वोल्टेज के लिए बना हुआ है, और आपने इसको वी वोल्ट से पैरेलल में कनेक्ट किया, तो इसको कितना वोल्टेज मिल रहा है। अभी आपने इस वी वोल्ट के साथ इसे कनेक्ट किया पैरेलल में, जो यहाँ का वोल्टेज डिफरेंस है वही यहाँ का है। तो अगर रेटिंग वोल्टेज मिल जाएगा तो ये जितना रेटिंग पावर है उतना देगा कि नहीं। जिस वोल्ट के लिए बनाया गया है उतना अगर आप उसको सप्लाई कर रहे हो, तो जो उसका पावर लिखा हुआ है वो मिलेगा आपको। मिलेगा ना बच्चों। तो अगर ये P1 पावर प्रोड्यूस कर रहा है, ये P2 पावर प्रोड्यूस कर रहा है, तो आप बोल सकते हो वहां पे टोटल पावर कितना प्रोड्यूस हो रहा होगा, P1 प्लस P2। पैरेलल में तो आप सीधे ही बोल सकते हो। घरों में सब कुछ पैरेलल में ही लगा रहता है ना, सब को 220 वोल्ट मिलता है, तो जो उनका जो भी पावर रहता है उतना पावर वो प्रोड्यूस कर देते हैं। अब इस पे एक क्वेश्चन करते हैं, और इसमें देखो, अगर मान लो P1 इज ग्रेटर देन P2 है, तो जिसको जितना पावर के हैं उतना ही दे रहे हैं, तो अगर P1 बड़ा है तो वो ज्यादा पावर दे रहा होगा, तो यहाँ पे ज्यादा ग्लो कौन करेगा। अगर P1 बड़ा है तो P1 ज्यादा ग्लो करेगा ना। अब एक प्रॉब्लम करते हैं। सपोज हमारे पास 3 बल्ब हैं, इसका रेटिंग है 100 वॉट, और वी वोल्टेज के लिए बनाया गया है, और इसका है 50 वॉट, ये भी वी वोल्टेज के लिए बनाया गया है ना। ये बल्ब B1 है, ये बल्ब B2 है, और ये बल्ब B3 है। ये भी, ये 60 वॉट का है, और ये भी वी वोल्टेज के लिए बनाया गया। सबको हमने वी वोल्ट से कनेक्ट किया। तो हमें बताना है विच इज करेक्ट ऑर्डर ऑफ ग्लो। बताओ बच्चों, इनमें कौन सा ऑर्डर सही होगा। क्वेश्चन समझ आ गया सभी को। और कोई
तो दोनों पांडा ब्रदर्स ने सही बताया है, फोर्थ ऑप्शन। फोर्थ ऑप्शन देखो क्यों होगा यहाँ पर। आपको पता है कि देखो ये दोनों सीरीज में लगे हैं, अगर ये दोनों सीरीज में लगे हैं तो ये दोनों मिलके कितना पावर प्रोड्यूस करेंगे। ये वी वोल्टेज के लिए बनाए गए थे और इनको वी वोल्टेज दे रहे हैं लेकिन सीरीज में लगा के दे रहे हैं। तो ये दोनों मिलके कितना पावर प्रोड्यूस करेंगे, 1/100 प्लस 1/50 करके इनका टोटल निकालोगे तो इनका जो टोटल आएगा वो क्या होगा, इन दोनों से छोटा होगा, मतलब 50 से भी छोटा होगा। दोनों मिलके 50 से कम प्रोड्यूस कर रहे हैं, है कि नहीं बच्चों। ये दोनों मिलके 50 से कम प्रोड्यूस करेंगे और ये अकेला ही देख लो, ये तो वी वोल्ट के लिए बना और वी वोल्ट के साथ लगाया गया है, तो ये 60 प्रोड्यूस कर रहा होगा ना बच्चों। ये समझ आ रहा है, ये 60 प्रोड्यूस करेगा क्योंकि वी वोल्ट के लिए बनाया गया और वी वोल्ट के साथ ये देखो पैरेलल में लगा है। तो ये 60 प्रोड्यूस कर रहा है और ये दोनों मिल करके भी 50 से भी कम प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो सबसे ज्यादा कौन ग्लो कर रहा है यहाँ पर अभी, सबसे ज्यादा B3 वाला बल्ब ग्लो कर रहा है। फिर उसके बाद आता है कि इन दोनों में कौन ग्लो कर रहा है। इन दोनों में आपको पता है कि जब सीरीज में आप कनेक्ट करते हो तो जो कम पावर वाला बल्ब रहता है वो ज्यादा ग्लो करता है या ज्यादा पावर वाला करता है। सीरीज में कम पावर वाला जो बल्ब होता है वो ज्यादा ग्लो करता है ना, क्योंकि उसका रेसिस्टेंस ज्यादा होता है। आए तो दोनों में सेम जा रही है। तो अभी कौन ज्यादा ग्लो कर रहा होगा, B3 के बाद B2 और उसके बाद B1। समझ आया बच्चों, ये जेई में आया हुआ क्वेश्चन है, जेई एडवांस का क्वेश्चन है ये। ठीक है बच्चों, आगे चला जाए। तो अब देखो हम लोग नेक्स्ट पॉइंट स्टार्ट कर रहे हैं। ये पावर के बारे में इतना ही हमें करना था। नेक्स्ट हम लोग सेल और बैटरी के बारे में देखने जा रहे हैं। अब इस चैप्टर में दो टॉपिक बचे हुए हैं, एक तो सेल और बैटरी के बारे में और दूसरा इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में, जैसे वोल्ट मीटर, एमीटर, गैल्वेनोमीटर, ये सब इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में बचा हुआ है। तो दोनों छोटे छोटे टॉपिक हैं। ये अभी स्टार्ट करते हैं, एक एक क्लास लगेंगे। एमीटर वोल्ट मीटर में शायद 2 क्लास लग जाए, इसमें 1 क्लास लगेगा। तो देखो अब हम लोग नेक्स्ट देख रहे हैं सेल या बैटरी के बारे में। सेल या बैटरी के बारे में बच्चों क्या जानते हो। किसी को कोई आइडिया व्हाट इज सेल और बैटरी। ये लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल करंट फ्लो कराता है, पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस करता है। वेरी गुड। देखो ये जो सेल होता है, सेल एक ऐसा डिवाइस है जो अपने टर्मिनल के क्रॉस कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन कर सकता है। सर्किट में क्या चाहिए होता है, पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए होता है, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस केवल एक इंस्टेंट के लिए नहीं चाहिए, कंटिन्यूअस वो मेंटेन कर सके। तो ऐसा डिवाइस कौन होता है, सेल होता है ना। सेल में आप ऐसे दिखाते हो कि दो टर्मिनल होते हैं, तो अगर इधर का पोटेंशियल कुछ V1 है, इधर का V2 है, तो इनके टर्मिनल के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है V। हाँ, आप बोलते हो V वोल्ट की बैटरी या सेल, आप बोलोगे V वोल्ट का सेल है, तो मतलब होता है कि उसके टर्मिनल के बीच का वोल्टेज डिफरेंस ना V है, और ये V हमेशा मेंटेन रहेगा। तो आप सेल को क्या बोलोगे,
It is a device which is which can maintain constant potential difference across its terminal. आपने देखा होगा घरों वगैरह में हम ऐसा सेल यूज करते हैं ना, ऐसे सेल यूज करते हैं ना, एक टर्मिनल प्लस होता है एक माइनस होता है, तो ये सेम वही चीज है, इसके अंदर केमिकल्स वगैरह रहते हैं। हेलो बच्चों, तो उसी चीज को आप सर्किट में कैसे दिखा देते हो, आप उसको दो टर्मिनल ऐसे दिखा देते हो, माइनस प्लस। अगर आप सेल का कॉम्बिनेशन यूज करते हो तो उसको ही हम लोग बैटरी बोलते हैं, अगर आपने एक साथ कई सारे सेल यूज कर लिए तो इसी को हम नाम दे देते हैं बैटरी। घरों में देखो इन्वर्टर वगैरह रहता है, इन्वर्टर के लिए जो यूज होता है उसको क्या बोलते हो, बैटरी बोलते हो, उसको सेल नहीं बोलते होगे, उसमें अंदर बहुत सारे सेल लगे रहते हैं ना, लेकिन एक टॉर्च में जो लगाते हो वो सेल बोलते हो उसको, उसको बैटरी नहीं बोलते हो, वो छोटे छोटे जो रहते हैं उनको सेल और उनके कॉम्बिनेशन को बैटरी बोलते हैं। तो हमें देखो यहाँ पर अक्सर ऐसा डायग्राम मिल जाएगा या ऐसा डायग्राम मिल जाएगा, तो हमारे लिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपको ये दे दें या ये दे दें, बस आपको पूरा वो वोल्टेज डिफरेंस बता दिया जाएगा, इतने वोल्ट की सेल है या इतने वोल्ट की बैटरी है, तो आप उसको यही मान करके ऐसे सॉल्व कर दो। ठीक है बच्चों, अब देखो सेल या बैटरी के लिए अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट उठता है कि ये क्या करते हैं सर्किट में, पोटेंशियल डिफरेंस अगर ये मेंटेन कर रहे हैं तो उस मेंटेन करने के चक्कर में ये क्या कर रहे हैं, करंट फ्लो करा रहे हैं, तो हम इसको क्या बोले, इट इज अ सोर्स ऑफ करंट या सोर्स ऑफ एनर्जी, सोर्स ऑफ चार्ज बोलते हैं एक तरह से, करंट फ्लो हो रहा है मतलब चार्ज फ्लो हो रहा है। तो सेल या बैटरी जो होता है वो करंट का सोर्स होता है, सॉरी चार्ज का सोर्स होता है या एनर्जी का सोर्स होता है, तो ये जो सेल या बैटरी होते हैं वो एनर्जी के सोर्स होते हैं, वो चार्ज के सोर्स नहीं होते। तो इसको पहले हम लोग एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझते हैं, फिर इसके बारे में देखेंगे। सपोज करो कि आपके पास एक वाटर टैंक है जो कि हाइट पर है, और इसको आपने एक पाइप के थ्रू एक दूसरे टैंक से कनेक्ट किया जो कि नीचे के साइड है। मान लो अभी आपने यहाँ पे कुछ स्टॉप करने के लिए कुछ स्टॉप वॉल वगैरह कुछ लगा रखा है, तो अब देखो क्या होगा, अगर यहाँ पर इसको आप हटाओगे तो यहाँ ज्यादा हाइट से कम हाइट की तरफ वाटर तो खुद ही फ्लो करके चला जाएगा,
है कि नहीं बच्चों? ज्यादा हाइट से कम हाइट की तरफ ये खुद ही फ्लो करके चला जाएगा ना। लेकिन एक बार नीचे पानी आ गया, फिर आप चाहते हो कि अगर उसको ऊपर पहुंचाओ, तो ये क्या ऊपर खुद से फ्लो करके जाएगा? खुद से फ्लो करके नहीं जा पाएगा ना। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे एक बीच में एक मोटर लगा दोगे ना। ये मोटर लगा दिया, तो मोटर क्या करेगा, यहाँ से पानी खींचेगा और ऊपर भेज देगा ना। तो ये ऊपर जाएगा, फिर ये हटा दिया है तो फिर ये अब ज्यादा हाइट से कम हाइट खुद ही आएगा, फिर ये ऊपर मोटर जाएगा। तो ऐसे यहाँ वाटर का करंट फ्लो होने लग जाएगा ना। हर टाइम पे वाटर फ्लो हो रहा होगा तो आप बोलोगे वाटर करंट फ्लो होने लग गया। तो अब बच्चों यहाँ पे ये मोटर ने क्या काम किया? क्या मोटर अपने अंदर से पानी बना के आप बाहर निकाल रहा है, या पानी एक तरफ से खींच के दूसरे साइड भेज रहा है? मोटर का क्या काम है? बताओ बच्चों। वो एनर्जी दे रहा है ना, वो एक तरफ से पानी खींच के दूसरे साइड भेज रहा है। वो पानी का सोर्स नहीं है ना, वो एनर्जी का सोर्स है। तो आप यहाँ पे क्या बोलोगे? मोटर इज सोर्स ऑफ एनर्जी, इट इज नॉट सोर्स ऑफ वाटर। मोटर की वजह से वहां पे वाटर का करंट फ्लो हो पाया है, ऐसे वाटर करंट फ्लो हो रहा है बस। लेकिन इसका काम क्या है, जब पानी नीचे आ जाए तो नीचे से ऊपर भेजना, ऊपर से नीचे तो खुद ही आ जाएगा। तब यही सेम काम बैटरी करती है सर्किट में। मोटर वाला काम बैटरी करती है। तो जैसे आपने मान लो एक रेसिस्टर लिया और उसके क्रॉस आपने एक सेल लगा दिया। तो ये मान लो V1 है, ये V2 है, तो V1 ग्रेटर देन V2 है। अगर V1 ग्रेटर देन V2 है तो क्या होगा, ये हाई वोल्टेज है, ये लो वोल्टेज है। इलेक्ट्रॉन यहाँ पे अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे ना, रेसिस्टर वायर में बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे ना ये। तो इसके अंदर के फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? पॉजिटिव चार्ज तो देखो हमेशा क्या होता है, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ चलता है। अगर इधर V1 है, इधर V2 है, तो पॉजिटिव चार्ज हाई से लो की तरफ भागता है। और निगेटिव चार्ज जो होता है वो लो से हाई की तरफ भागता है ना। तो इसके अंदर के इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, सब इधर भागना शुरू करेंगे ना। इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो इधर भागना शुरू करेंगे। अगर इलेक्ट्रॉन इधर भागना शुरू करेंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जो भी इस टर्मिनल के पास में होंगे ना, या फिर जहां पे भी सर्किट में होंगे, सब इलेक्ट्रॉन इधर से तो ऐसे घूम के यहाँ तक आ जाएंगे ना। इलेक्ट्रॉन लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल तक तो खुद ही आ जाएंगे। लेकिन इसके बाद अब इसको क्रॉस करने के लिए इलेक्ट्रॉन क्या खुद से जा पाएंगे? इधर निगेटिव टर्मिनल है और इधर पॉजिटिव टर्मिनल, तो पॉजिटिव टर्मिनल को छोड़ के निगेटिव टर्मिनल की तरफ इलेक्ट्रॉन खुद से जाएंगे? नहीं जाएंगे ना। निगेटिव टर्मिनल उनको रिपेल कर रहा होगा, पॉजिटिव टर्मिनल अट्रैक्ट कर रहा होगा। तो अब इलेक्ट्रॉन को क्या, अंदर जो सेल है उसको एनर्जी देनी पड़ती है, इलेक्ट्रॉन को ना स्पीड देनी पड़ती है। और वो स्पीड दे करके उसको पूरा ये क्रॉस करा देता है। और फिर वो बाहर आने के बाद वो खुद ही घूम जाता है, फिर अंदर जाता है, तो फिर से बैटरी उसको एनर्जी देती है, तो इलेक्ट्रॉन इधर आते हैं, फिर वो ऐसे घूम जाता है। तो ये सेम काम होने लग जाता है, ऊपर से नीचे खुद ही आ जा रहा है, फिर बैटरी ऊपर भेज दे रही है, मोटर ऊपर भेज दे रहा है। तो ऐसे बार बार हो रहा है। समझ आ रहा है? तो इसका काम केवल क्या है, जो भी इलेक्ट्रॉन यहाँ आए उनको इधर पहुंचाना है। इधर आने के बाद वो खुद ही घूम जाएंगे ना। तो यहाँ पे सेल का काम क्या है, सेल इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, नॉट सोर्स ऑफ चार्ज। वो चार्ज कहीं से दे नहीं रहा है, वो तो जो चार्ज आ रहा है बस उसको क्रॉस करा रहा है ना। और जिधर को इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे होंगे, इलेक्ट्रॉन अगर इधर को मूव कर रहे हैं तो करंट आप उसके अपोजिट में बोलोगे, तो आप ऐसे बोलोगे करंट फ्लो होने लग गई। ठीक है बच्चों। तो हमेशा ध्यान रखना कि सेल इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी।
इट इज नॉट सोर्स ऑफ चार्ज। वो अपने अंदर से चार्ज बना के बाहर नहीं भेज रहा है, बस एक साइड से चार्ज को खींच के दूसरे साइड पहुंचा दे रहा है। ठीक है बच्चों। तो अब देखो यहाँ पे सेल जो है, इसका काम क्या है? एनर्जी देना है। एनर्जी देना मतलब वर्क कर रहा है, सेल वर्क कर रहा है। तो हम सेल के लिए एक टर्म डिफाइन करते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। कोई भी जो सेल होता है उसके लिए हम लोग एक टर्म डिफाइन करते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं ईएमएफ। ईएमएफ ना, ईएमएफ का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो ये देखो, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो है, नाम से तो लगता है कि ये फोर्स होगा, लेकिन ये फोर्स नहीं होता, ये पोटेंशियल डिफरेंस होता है। नहीं, ये बहुत पहले के टाइम में का नाम चला आ रहा है। पहले के टाइम में हमें ऐसा लगता था कि चार्ज को एक साइड से दूसरे साइड ले जाने के लिए फोर्स लगाने की जरूरत है। फोर्स तो लगाने की जरूरत है, लेकिन फोर्स की वजह से वो जा रहा है। बट एक्चुअल में चार्ज किस वजह से जाता है? पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से। तो हमने पुराना नाम ही अभी चला आ रहा है, बट ये ध्यान रखना, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का मतलब होता है पोटेंशियल डिफरेंस। तो देखो, ये ईएमएफ होता क्या है? आपको ये पता है कि कोई भी अगर सेल होगा, तो सेल का काम क्या है? लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ, अगर मान लो करंट ऐसे फ्लो हो रही है। अब देखो, थोड़ी देर के लिए हम लोग सोचने के लिए अपना काम आसान रखें, इसलिए जिधर करंट फ्लो हो रही है हम उधर को मानेंगे कि पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। एक्चुअल में तो करंट फ्लो हो रही होगी तो वहां इलेक्ट्रॉन चल रहे होंगे ना, लेकिन आप सोचने के लिए ऐसे सोच सकते हो ना, अगर करंट जिधर को जा रही है उधर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है ना, थोड़ा अपना सोचने का काम आसान हो जाएगा। तो सेल का काम क्या है? लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल चार्ज को क्रॉस कराना ना, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज जब यहाँ से आएगा तो पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ खुद से नहीं आ पाएगा ना, वो उसको रिपेल कर रहा होगा। तो इसको अंदर से एनर्जी देनी पड़ेगी। इसके अंदर जो केमिकल्स वगैरह होंगे, वो कुछ मैकेनिज्म अंदर होगा, उसके थ्रू वो एनर्जी देगी और वो खींच के उसको यहाँ तक भेज देगा, फिर वो बाहर घूम जाएगा। समझ आ रहा है बच्चों? तो ईएमएफ, हम ईएमएफ के थ्रू क्या बताते हैं कि इस टर्मिनल से इस टर्मिनल तक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को मूव कराने के लिए कितना वर्क कर रही है बैटरी, उसको ही हम बोलते हैं ईएमएफ ना। अगर मान लो इधर जब था तो उसका पोटेंशियल V1 था, इधर आया तो V2 हो गया, एक Q चार्ज आ रहा है। तो Q चार्ज जब शुरू में उधर था तो उसके पास कितनी एनर्जी थी? Q इंटू V1। दूसरे साइड गया तो कितनी एनर्जी आ गई? Q इंटू V2। तो उसकी एनर्जी जितनी भी चेंज हो गई ना, उसकी एनर्जी में जितना भी चेंज आया ना, ये सब कहाँ से आया? बैटरी ने वर्क किया ना, तो इसको आप बोलोगे वर्क डन बाय बैटरी। अगर दोनों टर्मिनल के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस V है, तो वर्क डन बाय बैटरी डिवाइडेड बाय चार्ज कितना आ जाएगा? जो उसके दोनों टर्मिनल के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस। तो इसको ही हम लोग ईएमएफ बोलते हैं। ईएमएफ क्या है? वर्क डन बाय बैटरी, बैटरी या फिर सेल इन मूविंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल। कुछ समझ आ रहा है बच्चों मैं क्या बोल रहा हूँ? ईएमएफ और बैटरी मतलब उसके टर्मिनल के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा उसको ही हम लोग ईएमएफ बोलते हैं। और वो होता क्या है? यूनिट पॉजिटिव चार्ज को निगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल तक ले जाने में जितना बैटरी को वर्क करना पड़ता है, उसी को हम ईएमएफ बोल रहे हैं।
है, यहाँ पे V2 माइनस V1 जो है उसको V बोला। नोट करो इसको बच्चों। हो गया बच्चों? अब देखो ये जो V है, V क्या था यहाँ पे, दोनों टर्मिनल के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है, इसको हम बोलते हैं टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। V क्या है यहाँ पे, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। तो हमने क्या देखा, जो EMF है वो उसके टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल आता है। लेकिन यहाँ पे अब एक छोटा सा पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि जो सेल होता है उसको आप दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। एक होता है आइडियल सेल और एक होता है नॉन आइडियल। जो प्रैक्टिकल लाइफ में मिलेगा वो नॉन आइडियल ही होगा। जो आइडियल सेल होगा, अभी तक आपने जो भी पढ़ा वो सब आइडियल सेल के लिए था। आइडियल सेल कैसा होता है, ऐसा सेल जिसका इंटरनल रेसिस्टेंस जीरो होगा, उसके अंदर कोई रेसिस्टेंस नहीं है। आइडियल सेल, आइडियल सेल मतलब अगर आपने कोई ऐसा सेल लिया तो जब इसमें करंट फ्लो करके जा रही होती है तो इसके मटेरियल का भी कुछ रेसिस्टेंस होता है ना, बीच में उसका मैटर भरा रहता है ना, तो उस मैटर का भी कुछ रेसिस्टेंस होता है, उसको हम बोलते हैं इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ सेल। तो हम लोग आइडियल मान लेते हैं कि एक ऐसा आइडियल सेल है जिसका इंटरनल रेसिस्टेंस जीरो है। प्रैक्टिकली ऐसा सेल मिलना डिफिकल्ट होगा ना। तो यहाँ पे एक टर्म आएगा बार बार, इंटरनल रेसिस्टेंस। इंटरनल रेसिस्टेंस क्या है, रेसिस्टेंस ड्यू टू मैटर ऑफ सेल इज कॉल्ड इंटरनल रेसिस्टेंस। इसको हम नॉर्मली स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। तो हम आइडियल सेल के लिए क्या मानते हैं कि इंटरनल रेसिस्टेंस जीरो है। फॉर आइडियल सेल इंटरनल रेसिस्टेंस विल बी जीरो। ना, आइडियल सेल के लिए कोई उसके बीच में रेसिस्टेंस हम नहीं मानेंगे, यहाँ कोई रेसिस्टेंस है। तो आइडियल सेल के लिए जो आपने ऊपर डिराइव किया वो आइडियल सेल के लिए डिराइव किया। तो आपने बोला कि भाई अगर इन दोनों टर्मिनल के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस V2 माइनस V1 है और इसका EMF E है, तो वहां पर EMF जो होगा वो V2 माइनस V1 के बराबर हो। फॉर आइडियल सेल EMF एंड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस विल बी ना इक्वल होंगे।
ठीक है बच्चों, लेकिन अगर मान लो आपने एक नॉन आइडियल सेल ले लिया जिसका इंटरनल रेसिस्टेंस है, हेलो बच्चों, आवाज आ रही है? तो देखो, जो नॉन आइडियल सेल होगा वहां पे देखो क्या हो रहा होगा, अगर हमने कोई भी ऐसा नॉन आइडियल सेल लिया तो इसका जो ये मटेरियल है इसके वजह से भी कुछ रेसिस्टेंस होगा। इसको थोड़ा मैं बड़ा करके दिखाता हूँ। मान लो ईएमएफ की बैटरी है और इसके मटेरियल का भी कुछ रेसिस्टेंस है, तो मैंने रेसिस्टेंस को ऐसे बीच में दिखा दिया है ना। वो पूरा मैटर कनेक्टेड है, ध्यान रखना ना, ये जस्ट सिंबॉलिक डायग्राम है ये मत सोचना हवा में कैसे रेसिस्टेंस लटका हुआ है। उसके मैटर के रेसिस्टेंस को हमने सिंबल से ऐसा कुछ दिखा दिया। तो अब देखो, जब भी करंट फ्लो होगी सर्किट में, तो वो इस रेसिस्टेंस से भी क्रॉस करके जाएगी ना, बैटरी के भी रेसिस्टेंस से क्रॉस करके जाएगी, जितना भी उसका इंटरनल रेसिस्टेंस है। तो अब हमने ये सोचा कि बजाय हम इसको ऐसे दिखाएं, हमने इसको थोड़ा सा और सिंपल करके दिखाया। हमने बोला कि देखो, करंट को उससे पास कराना है, तो करंट को पास कराना है तो हम इसको अगर ऐसे दिखा दें, उसके पीछे दिखा दें, तो भी वही बात होगी ना। करंट तो अब भी इससे जा रही है और हम मान लें कि इतना पूरा पार्ट हमारा बैटरी का पार्ट है ना, ये पूरा हमारा सेल है, इंटरनल रेसिस्टेंस तक पूरा सेल का पार्ट है, क्योंकि उसी को आपने बाहर करके दिखाया है ना। या फिर आप ऐसे भी दिखा सकते हो, पहले सेल दिखा दो और फिर रेसिस्टेंस, तो ये पूरा पार्ट आपका सेल का पार्ट होगा। तो समझ लो बच्चों, जो सेल के अंदर का इंटरनल रेसिस्टेंस होता है, हम क्या करते हैं, उसको हम लोग रिप्रेजेंटेटिव डायग्राम में या तो ऐसे दिखा देते हैं या ऐसे दिखा देते हैं, बट कन्वेंशन वाइज हम मोस्टली ऐसे दिखाते हैं। दोनों सही है ना, दोनों सही है, बट कन्वेंशन वाइज हम मोस्टली ये वाला शो करेंगे। ठीक है बच्चों। अब देखो, अगर आपने इसका अंदर का रेसिस्टेंस बाहर दिखा दिया, यहां दिखा दिया, तो अब इस पार्ट का तो अब कोई रेसिस्टेंस नहीं रहा ना, इस पार्ट का कोई रेसिस्टेंस रहा, अगर आपने यहाँ का रेसिस्टेंस उठा के इधर दिखा दिया, तो इस पार्ट को आप क्या मान सकते हो, एक आइडियल सेल और एक इंटरनल रेसिस्टेंस आर का कॉम्बिनेशन। एक नॉन आइडियल सेल को आप क्या मान सकते हो, एक आइडियल सेल प्लस एक इंटरनल रेसिस्टेंस आर का कॉम्बिनेशन, है कि नहीं। अब आइडियल सेल के लिए जो दोनों टर्मिनल के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो किसके बराबर होगा, ईएमएफ के बराबर होगा ना। अगर आपने ईएमएफ का एक नॉन आइडियल सेल लिया और उसका इंटरनल रेसिस्टेंस बाहर दिखा दिया, तो ये आइडियल बन गया, तो अब आप बोल सकते हो इतने पार्ट का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो ईएमएफ के बराबर होगा। ठीक है बच्चों। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे इन दोनों टर्मिनल के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस को ईएमएफ करके ऐसे दिखा देंगे। लेकिन अगर अब पूछा जाए सेल का टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस बताओ, सेल के टर्मिनल के बीच का डिफरेंस बताओ, तो आप कितना बताओगे, केवल इतना बताओगे या पूरा यहां से लेके यहां तक बताओगे, इतना पूरा पार्ट आपका सेल है ना। अगर आपको पूछा जाए सेल का टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस बताओ, तो आप पूरा यहां से लेके यहां तक का बताओगे ना, क्योंकि ये वाला पार्ट का आपने रेसिस्टेंस बाहर दिखाया हुआ है, एक्चुअल में वो अंदर ही है, तो आपको पूरा इसको लेते हुए बताना है। तो अब हम अगर टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस बताएं तो हम कैसे सोचेंगे, हम लोग अब टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस निकालने जा रहे हैं।
फॉर नॉन आइडियल सेल। तो मान लो हमारे पास एक नॉन आइडियल सेल है, और देखो नॉन आइडियल सेल को आप दो तरह से यूज कर सकते हो ना, एक जब वो डिस्चार्ज हो रहा हो और एक जब वो चार्ज हो रहा हो। तो हम दोनों केस के लिए देख लेते हैं। और एक जब आप वो यूज ही नहीं हो रहा हो ना, अगर वो यूज ही नहीं हो रहा है, पहला केस हम लोग मान लेते हैं कि सेल इज नॉट कनेक्टेड इन सर्किट। ना एक मान लो आपने नॉन आइडियल सेल लिया है और उसको अभी कोई सर्किट में कनेक्ट नहीं किया है ना, इसका ईएमएफ ई है, इंटरनल रेसिस्टेंस आर है। तो अगर मान लो ये पॉइंट हमारा ए है और ये पॉइंट बी है, तो हमारा पूरा ए से बी तक का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होगा। अगर अभी सर्किट में कनेक्टेड नहीं है तो सर्किट में करंट कितनी फ्लो हो रही है? अभी सर्किट में कोई करंट फ्लो होगी? नहीं होगी ना। अब अगर हम पॉइंट ए पे खड़े हैं, हमें ए से बी तक का डिफरेंस चाहिए, तो ए से अगर हम आगे जाएं तो यहाँ पे कोई लॉस होगा, आई इंटू आर, जीरो। फिर हम इसको क्रॉस करेंगे। अब ये आइडियल सेल है, तो आइडियल सेल में तो टर्मिनल का पोटेंशियल डिफरेंस मतलब जो ईएमएफ होगा प्लस ई बराबर हम वीबी पे आ गए। तो इसका मतलब वीबी माइनस वीए की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ई ना, ये इस टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस को वी से दिखाते हैं, तो वी कितना आ जाएगा? ई के बराबर। अगर आप उसको कोई सर्किट में कनेक्ट नहीं करते हो तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ सेम आएगा। ठीक है बच्चों, पहला केस क्लियर है? टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस और ई मतलब ईएमएफ, ना दोनों चीजें सेम होंगी। आगे चलूं? सेकेंड केस हम लोग देख रहे हैं जब वो सर्किट में करंट दे रहा है ना, मतलब वो खुद डिस्चार्ज हो रहा है। जब सेल डिस्चार्ज हो रहा है ना, हमने उस कुछ ईएमएफ ई ले लिया, इंटरनल रेसिस्टेंस आर ले लिया, और इस डिस्चार्ज हो रहा है मतलब पॉजिटिव टर्मिनल से करंट जा रही होगी और निगेटिव टर्मिनल में आ रही होगी। ये हमेशा ध्यान रखना कि वो चार्ज का सोर्स नहीं है, तो जितनी करंट पॉजिटिव टर्मिनल से निकलेगी उतने ही निगेटिव टर्मिनल में वापस आना चाहिए ना, तभी ना नेट चार्ज का सप्लाई जीरो हो पाएगा। अगर निकला 10 कूलम और आया 5 कूलम, तो नेट वो चार्ज सप्लाई कर देगा ना। तो हमेशा जितना करंट निकलता है उतना ही वापस भी आना चाहिए, तभी नेट वो चार्ज का सप्लाई जीरो हो पाएगा। समझो ना बच्चों, जैसे मोटर वाले एग्जांपल में जितना मोटर ने एक तरफ से करंट वाटर खींचा उतना ही दूसरे साइड भेजना चाहिए ना। ऐसा नहीं होगा कि भेज रहा है 10 लीटर और आ रहा है 5 लीटर, तो 5 लीटर एक्स्ट्रा कहाँ से आएगा? तो अब देखो, अगर ये डिस्चार्ज हो रही है बैटरी और आपने इसमें दो पॉइंट ले लिए, ये पॉइंट मान लो ए ले लिया, ये पॉइंट बी ले लिया, तो पूरा बी से लेकर के ए तक का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो हमारा टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। तो हम कैसे निकालेंगे? मान लो हम ए से बी तक जाते हैं ना, अभी ये डिस्चार्ज हो रहा है तो सर्किट में करंट फ्लो हो रही है। आप बोलोगे ए पे खड़े हो तो अभी वोल्टेज कितना है? वी ए। फिर करंट के डायरेक्शन में आगे गए तो माइनस आई आर, फिर बैटरी को क्रॉस किया तो प्लस ई,
अब कहाँ पहुंच गए बी पर, तो ये पूरा टर्म बराबर हो जाएगा बीबी के। तो यहाँ से बीबी माइनस बी ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ई माइनस आई। तो देख लो अभी टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, ई माइनस आई आर ना। जितना उसका ईएमएफ है उतना वो दे नहीं पा रहा है, कुछ इंटरनल रेसिस्टेंस की वजह से उसका पीडी कम हो जा रहा है। समझ आ रहा है बच्चों? जो आइडियल सेल होता है वो तो पूरा दे देता है, लेकिन नॉन आइडियल सेल थोड़ा सा कम दे पाता है 100 वोल्ट का तो पता चल रहा है 98 वोल्ट ही दे पा रहा है, थोड़ा सा उसका लॉस हो जाता है जब वो डिस्चार्ज हो रहा है ना, मतलब जब आप उसको यूज कर रहे हो। ये नोट हो गया। फिर एक केस और रह जाता है, जब हम उसको चार्ज करते हैं तब कितना टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है। चार्जिंग के टाइम पर टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है। हमारे पास एक ईएमएफ की बैटरी है सर्किट में। अभी अगर वो चार्ज हो रहा होगा तो करंट वापस आ रही होगी ना, कोई बड़ी सेल इससे कनेक्टेड होगा, वो इसमें करंट भेज रहा है ना, तो उसमें करंट ऐसे जा रही है और इसका इंटरनल रेसिस्टेंस आ रहा है ना। ये पॉइंट को हम मान लिया ए है और ये पॉइंट को मान लिया बी है। तो हमें बीबी माइनस बी ए निकालना है, तो हम ए से बी तक जाएंगे। पहले हम ए पे खड़े हैं तो बोलेंगे पोटेंशियल बी ए है। फिर करंट के अपोजिट जाएंगे तो क्या लिखेंगे, प्लस आई आर ना। करंट के अपोजिट जाओगे तो प्लस आई आर। फिर सेल को क्रॉस करोगे, सेल को क्रॉस करोगे तो जो भी टर्मिनल का पोटेंशियल डिफरेंस है वो उतना बढ़ जाएगा ना, ईएमएफ ई के बराबर बढ़ जाएगा, बराबर आ जाएगा बीबी। तो इससे क्या आ गया, बीबी माइनस बी ए इक्वल टू आ जाएगा ई प्लस आई आर ना। तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस चार्जिंग के टाइम पर ईएमएफ से भी ज्यादा हो जाता है, क्योंकि एक तो बाहर से जो पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से चार्जिंग हो रही है, एक तो उसको जितना ईएमएफ उतना एनर्जी देना पड़ रहा होगा, प्लस इंटरनल रेसिस्टेंस को ओवरकम करने के लिए भी एनर्जी देना पड़ रहा होगा। तो इस टाइम पे ईएमएफ से ज्यादा एनर्जी देनी पड़ती है तो जाके वो चार्ज हो पाता है। ये डायरेक्शन देख लो ना भाई, ये निगेटिव टर्मिनल है, ये पॉजिटिव टर्मिनल, आप इधर को जा रहे हो, ए से बी की तरफ जा रहे हो, यहाँ पे खड़े हो और इधर को जा रहे हो। निगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जाओगे तो प्लस ही करोगे या माइनस ही करोगे। ठीक है बच्चों, तो हमें अब क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है कि अगर हमारे पास एक नॉन आइडियल सेल है तो उसका टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस जब यूज में नहीं है तो ई के बराबर होगा, जब यूज कर रहे होगे तो ई माइनस आई आर, और जब चार्ज कर रहे होगे तो ई प्लस आई आर होता है। और कुछ भी याद करने जैसा नहीं है, बस आप डायग्राम बना के सॉल्व कर दो। एक नॉन आइडियल सेल को आइडियल सेल प्लस रेसिस्टेंस का कॉम्बिनेशन बना दो और फिर सॉल्व कर दो। ठीक है बच्चों, हमेशा आपको क्या ध्यान रखना है कि आपके पास अगर एक नॉन आइडियल सेल है तो आपको उसको क्या बना लेना है, एक रेसिस्टेंस और एक आइडियल सेल का कॉम्बिनेशन। आइडियल सेल होगा तो आइडियल सेल का टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ सेम होगा। तो अगर इसका ईएमएफ दिया हुआ है तो उतने ईएमएफ का आपने ये आइडियल सेल ले लिया, तो आपको ये टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस पता है और ये इंटरनल रेसिस्टेंस पता है। तो आप पूरा यहां से यहां तक का निकालोगे तो वो नॉन आइडियल सेल का टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो और नॉन आइडियल सेल कैन बी टेकन एज combination of
ideal cell and a resistance which will be equal to internal resistance of cell. ना नॉन आइडियल सेल का जो इंटरनल रेसिस्टेंस उतने रेसिस्टेंस का एक आर लेना है और एक आइडियल सेल लेना है। फिर कुछ भी याद रखने जैसा नहीं, पूरा सॉल्व कर लो, टर्मिनल पोटेंशियल वगैरह जो भी निकालना है आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। तो आप देखो, जैसे मान लो आपको एक क्वेश्चन दिया जाए कि सपोज हमने एक रेसिस्टेंस लिया और इसके साथ हमने एक इंटरनल एक नॉन आइडियल सेल कनेक्ट किया, जिसका ईएमएफ ये इंटरनल रेसिस्टेंस आ रहा है ना, वो मैंने अलग से दिखा दिया है। तो आपको पूछा जाए फाइंड पार्ट 1 करंट इन सर्किट, पावर इन कैपिटल आर, कितना कैपिटल आर में पावर आ रहा है, और ग्राफ ड्रॉ करो, ग्राफ बिटवीन ना जो सेकेंड पार्ट में आपने पावर निकाला था, वो पावर एंड कैपिटल आर के बीच में ग्राफ कैसा बनेगा। देखो, एक बार आपने बैटरी का इंटरनल रेसिस्टेंस ऐसे बाहर दिखा दिया, तो जैसे सर्किट में कोई और रेसिस्टेंस होता है वैसे इसको भी ट्रीट करना है ना। तो अब आपको सर्किट में करंट निकालनी है, तो मान लो सर्किट में आई करंट फ्लो हो रही है और आप एक बार ऐसे लूप में घूम जाओ, तो आप क्या बोलोगे, मान लो आप पहले इधर को गए तो माइनस आई आर करंट ऐसे आ रही है ना, फिर बैटरी के हाँ सही है 7, फिर प्लस ई, नहीं इधर को गए तो प्लस ई, फिर यहाँ पे जाओगे तो माइनस आई आर, तो ऐसे आ जाएगा ई इक्वल टू आई आर प्लस आर, तो आई इक्वल टू हो जाएगा ई अपॉन आर प्लस आर, जो कि आप डायरेक्ट लिख सकते थे कि दो रेसिस्टेंस सीरीज में लगे हैं तो टोटल रेसिस्टेंस आर प्लस आर है, बैटरी का वोल्टेज डिफरेंस ई है, तो ई अपॉन में आर प्लस आर टोटल करंट फ्लो। अगर करंट आ गई सर्किट में तो कोई भी रेसिस्टर में पावर कितना जनरेट होता है, उसमें जो करंट है इनटू उसका रेसिस्टेंस, तो ये हो जाएगा ना, ये इसमें पावर हो जाएगा।
अब ये पावर अगर हम देखें, पी का अगर हम आर के साथ ग्राफ ड्रॉ करें, तो आप देखो यहाँ पर जब आर की वैल्यू 0 होगी तो ये पावर भी क्या हो जाएगा, जब आर 0 होगा तो पी भी कितना हो जाएगा, 0। और अगर आर बहुत बड़ा होगा, अगर आर बहुत बड़ा होगा तो नीचे आर स्क्वायर का टर्म आएगा, ऊपर आर है, तो ये कट होने के बाद एक आर नीचे रह जाएगा, तो आर अगर बहुत बड़ा है तो भी ये 0 आएगा। ये बात समझ आ रही है सबको? अगर आप आर को 0 रखोगे तो पावर 0 मिलेगा, अगर आर की वैल्यू वेरी लार्ज तो आर प्लस आर आपका आर बन जाएगा, तो उस टाइम पे पावर बन जाएगा ई स्क्वायर अपॉन R² में आर, मतलब ई स्क्वायर अपॉन आर, और आर बहुत लार्ज है तो ये टेंडिंग टू 0, मतलब जब आर 0 है तो भी पावर 0 है, और जब आर बहुत बड़ा हुआ है, इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है, तो भी 0 है। तो ग्राफ ये कैसा बनेगा, ये ग्राफ 0 से स्टार्ट होगा, एक मैक्सिमा तक जाएगा, और फिर आगे टेंडिंग टू 0 हो जाएगा। अगर आप यहाँ पे ये निकालना चाहते हो कि किस कैपिटल आर पे ये वैल्यू मैक्सिमम है, तो किस कैपिटल आर पे मैक्सिमम होगी, तो उसके लिए आप क्या करो, डीपी बाई डी आर कर दो, मैक्सिमा मिनिमा लगा दो ना। अब मैं उतना सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, आपको सब पता है, आप कर सकते हो। पी को डिफ्रेंशिएट कर दो, तो इससे आपको देखोगे कैपिटल आर इक्वल टू आएगा स्मॉल आर ना। जब हमारे सर्किट का जो एक्सटर्नल रेसिस्टेंस है वो इंटरनल रेसिस्टेंस के इक्वल हो जाता है, तो उस टाइम पर वहां पर एक्सटर्नल रेसिस्टेंस में मैक्सिमम पावर मिलता है। पी की मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी, अगर कैपिटल आर स्मॉल आर इक्वल रख दोगे यहाँ पर, यहाँ पे दोनों को इक्वल कर दोगे, तो ये कितना आ जाएगा, ई स्क्वायर बाई, नीचे 2 आर आएगा ना, तो उसका स्क्वायर करके 4 हो जाएगा, तो हो जाएगा ई स्क्वायर अपॉन में 4 आर। इसको सॉल्व करके बताऊं या समझ रहे हो, यहाँ पे स्मॉल आर और कैपिटल आर को इक्वल कर दो स्मॉल आर के टर्म में, तो ये मैक्सिमम पावर हो जाएगा। और ये कब आ रहा है, जब कैपिटल आर और स्मॉल आर इक्वल है। कैलकुलेशन वो आप कर लो ना, मैक्सिमम मिनिमा वाला कैलकुलेशन है वो आप कर सकते हो। नोट करो इसको। तो आप देखो, ये जो बाहर वाला रेसिस्टेंस था कैपिटल आर, उसमें पावर मैक्सिमम कब मिला, जब उसका रेसिस्टेंस इंटरनल रेसिस्टेंस के इक्वल हो गया, तो इसको हम बोलते हैं मैक्सिमम पावर थ्योरम। मैक्सिमम पावर थ्योरम हमें क्या बताता है, कि अगर आपको कोई भी एक्सटर्नल रेसिस्टेंस में मैक्सिमम पावर चाहिए, तो उसकी रेसिस्टेंस की वैल्यू आपको इंटरनल रेसिस्टेंस के इक्वल करनी पड़ेगी।
तो अब देखो ये मैक्सिमम पावर का हम थ्योरम का यूज कैसे करते हैं। जैसे मान लो आपको एक क्वेश्चन दिया गया, जैसे आपको एक क्वेश्चन दिया गया है, दो रेसिस्टेंस ऐसे सीरीज में लगे हुए हैं, एक एक सेल है जिसका आपको ईएमएफ दिया है, इंटरनल रेसिस्टेंस दिया है, और आपको पूछा जाए कि इस कैपिटल आर में अगर हमें मैक्सिमम पावर चाहिए तो इसके लिए कैपिटल आर की क्या वैल्यू होनी चाहिए। R1 में अगर आपको मैक्सिमम पावर चाहिए तो R1 की वैल्यू कितनी रखें। केवल हम इसमें पावर की बात कर रहे हैं ना, पूरे में नहीं, इतने पार्ट में मैक्सिमम पावर। देखो अगर आपको केवल इतने पार्ट में मैक्सिमम पावर चाहिए तो आप अगर इसको एक्सटर्नल रेसिस्टेंस बना दो और इसको इसके साथ कर दो इंटरनल रेसिस्टेंस, इतने पार्ट को केवल इतना एक्सटर्नल है, बाकी इसको इंटरनल मान लो, तो इसमें मैक्सिमम पावर कब मिलेगा, जब ये बराबर होगा इन दोनों के सम के। ना आप बोल दोगे जब कैपिटल आर बराबर होगा 4+1 5 ओम। या तो आप ऐसे करो, या फिर दूसरा तरीका क्या है कि आप सर्किट में करंट निकालो ना, पहले करंट निकाल लो, करंट कितना होगा E/R+5। तो ये देख लो बस स्मॉल आर की जगह यहाँ पे 5 आ गया है। फिर बोला जाए कि भाई पावर निकालो तो आप बोल दोगे I²R, मतलब E/R+5 का स्क्वायर इंटू आर। तो अब आप किस आर पर पावर मैक्सिमम होगा, तो फिर से सब कुछ वही है, बस स्मॉल आर की जगह 5 लिखा हुआ है। तो dp/dr करोगे और 0 से इक्वेट करोगे तो उससे आर की वैल्यू 5 आएगी। तो ऐसे हम लोग प्रॉब्लम सॉल्विंग में डायरेक्ट ऐसे यूज कर लिया करेंगे, जिसमें भी पावर मैक्सिमम चाहिए उसका रेसिस्टेंस बराबर कर दो बाकी पूरे सर्किट के रेसिस्टेंस के। अब नेक्स्ट पॉइंट हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। एक से ज्यादा सेल को जो हम यूज करेंगे तो कैसे ईएमएफ निकालेंगे और इंटरनल रेसिस्टेंस निकालेंगे। ये नोट हो गया बच्चों। नेक्स्ट हम लोग अब देख रहे हैं कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल में हम लोग तीन टाइप का कॉम्बिनेशन देखेंगे। एक सेल के लिए सीरीज कॉम्बिनेशन, दूसरा जब सेल पैरेलल में लगे होंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन, और तीसरा मिक्स, मतलब सीरीज और पैरेलल मिक्स हैं तो वहां पे इक्विवेलेंट ईएमएफ निकालना और इक्विवेलेंट आर निकालना। तो जैसे हम लोग पहला देख रहे हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। ना मान लो हमारे पास दो सेल हैं, इसका ईएमएफ E1 है, इंटरनल रेसिस्टेंस R1। कई बार ये R1 बनाया नहीं जाता, आप अपना इमेजिन कर लो पीछे बना हुआ है इसके E2
R2 ना, हमने अगर लिख दिया R2 तो आप अपना समझने के लिए पीछे बना लेना। दो सेल ऐसे सीरीज में लगे हुए हैं, तो हम यहाँ पे जानना चाहते हैं कि इस पूरे को अगर हम एक सेल से रिप्लेस कर दें ना, इस पूरे को एक सेल से रिप्लेस कर दें तो उसका क्या ईएमएफ होना चाहिए और कितना उसका इंटरनल रेसिस्टेंस होना चाहिए है? हम लोग यहाँ पे इक्विवेलेंट ईएमएफ और इक्विवेलेंट इंटरनल रेसिस्टेंस निकालने वाले। समझ आ रहा है बच्चों मैं क्या बोल रहा हूँ? तो हम यहाँ पे कैसे सोचेंगे? इक्विवेलेंट की बात हो रही है ना, इक्विवेलेंट, तो इक्विवेलेंट मतलब क्या हुआ कि जो दोनों ये मिल के करेंगे, ये दोनों काम जो मिल के करेंगे इसका इक्विवेलेंट अकेला कर लेगा, तभी ना हुआ वो इक्विवेलेंट, है कि नहीं बच्चों? तभी हुआ ना इक्विवेलेंट। तो अगर मान लो ये दोनों मिल करके अगर मैं एक एक्सटर्नल रेसिस्टेंस से इसको कनेक्ट करता हूँ, तो दोनों मिल करके इसमें आए करंट फ्लो करा रहे हैं। तो अगर मैं इसकी जगह इसका एक सिंगल इक्विवेलेंट वाला कनेक्ट कर दूं जिसका ईएमएफ ये रेसिस्टेंस आ रहा है, तो इसका इक्विवेलेंट भी क्या होगा, इसमें सेम करंट फ्लो कराएगा ना, तभी आप बोलोगे ना ये इक्विवेलेंट है कि नहीं बच्चों? तो अब आप ये कैसे निकाल सकते हो? निकालने के लिए आप ऐसे सोचो, मान लो यहाँ पे R1 बना हुआ है, यहाँ पे R2 बना हुआ है। अगर मैं सर्किट में एक बार घूमू, किरचॉफ लॉ लगाऊं एक बार ऐसे, तो I की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी? सर्किट में I करंट फ्लो हो रही है ना, पहले इधर को जा रहा हूँ ना, यहाँ से शुरू कर रहा हूँ। हाँ, I सेम कर दो दोनों में, तो -I × R1 प्लस E1 -I/R2 प्लस E2 -I/R = 0। तो I इक्वल टू आ जाएगा E1 प्लस E2 ओवर R प्लस R1 प्लस R2। और अगर मैं यहां से सोचूं तो इसका इंटरनल रेसिस्टेंस इधर पीछे बना दूंगा, और अब इसमें लूप में घूम जाओ, यहाँ पे I करंट आ रही है ना, तो -IR प्लस E -IR = 0। तो I इक्वल टू आ जाएगा E ओवर R प्लस R। तो इन दोनों को कंपेयर करके हमें क्या पता चल रहा है? इन दोनों को कंपेयर करके हमें क्या पता चल रहा है कि इक्विवेलेंट ईएमएफ आप दोनों को ऐड कर दो, E1 प्लस E2 के बराबर होगा, और इंटरनल रेसिस्टेंस R1 प्लस R2 के बराबर। मतलब हम दो सेल को हटा करके एक सेल ले सकते हैं जिसका इक्विवेलेंट ईएमएफ हो जाएगा E1 प्लस E2 के, और इक्विवेलेंट इंटरनल रेसिस्टेंस हो जाएगा R1 प्लस R2। ये समझ आया बच्चों? नोट कर लो बच्चों इसको। इक्विवेलेंट में हमेशा ध्यान रखो, जो दोनों मिलके कर रहे हैं वो अकेला कर देगा तो आप बोलोगे इक्विवेलेंट।
हो गया बच्चों नोट? मान लो आपके पास 3 सेल ऐसे सीरीज में लगे हुए हैं ना, 3 सेल ऐसे सीरीज में लगे हैं और सबका इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम है। ये 10 वोल्ट का, ये 20 वोल्ट का, ये 5 वोल्ट का है। तो आपको बताना है इक्विवेलेंट ईएमएफ कितना होगा और इंटरनल रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट कितना है। पोलैरिटी का ध्यान रखो। देखो इसमें क्या है, इन दोनों के प्लस वाले इस साइड है जबकि इसका प्लस वाला इस साइड है। जब आप सर्किट में करंट फ्लो करा रहे होगे तो इसके लिए अगर प्लस E1 प्लस E2 तो यहाँ माइनस E3 होगा जब करंट फ्लो करा के सोचोगे। इन दोनों के तो ऐड होंगे बट इसका माइनस हो जाएगा। हाँ, तो देखो इक्विवेलेंट निकालने के टाइम पे आप क्या करते हो, कोई एक को प्लस बोल दोगे। मान लो इधर वाले पॉजिटिव टर्मिनल को प्लस बोल दो, अगर ये वाला आपका ऐसे वाले को आप प्लस बोल रहे हो तो फिर ये वाले को माइनस बोलोगे ना। तो ये दोनों तो प्लस में है और ये माइनस में है, तो नेट हमारा इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या होगा, E1 प्लस E2 प्लस E3। तो इसमें सबको साइन के साथ डालना पड़ेगा ना। एक तो +10 है, दूसरा +20 है, तीसरा प्लस -5 है और आंसर प्लस में आ रहा है। आंसर प्लस में आ रहा है मतलब आपको जो इक्विवेलेंट वाला बनाना है उसका टर्मिनल ऐसे बनाना है ना, प्लस के अकॉर्डिंग ना। प्लस में आंसर आया मतलब ऐसा बनाना है। इंटरनल रेसिस्टेंस का भी कोई टर्मिनल होता है क्या? इंटरनल रेसिस्टेंस में तीन, अगर इंटरनल रेसिस्टेंस एक लाइन में लगे हैं तो जैसे आप करंट लेके जब सोचोगे तो यहाँ पे भी -IR, इधर भी -IR, इधर भी -IR, वो तो सेम ही चीज होगा ना। करंट तो तीनों में सेम डायरेक्शन में जाएगा ना, तीनों इंटरनल रेसिस्टेंस। तो जब आप करंट से सोचोगे तो तीनों में जब किरचॉफ लॉ लगाओगे तो -IR -IR ही होगा। समझ लो ना बच्चों, तीन रेसिस्टेंस, तीनों के इंटरनल रेसिस्टेंस में करंट तो सेम ही जाएगी ना। तो तीनों करंट, ये रेसिस्टेंस में अगर करंट सेम है तो तीनों किस में हुए, सीरीज में। रेसिस्टेंस के लिए तो हमेशा प्लस ही होता है ना। बच्चों समझ आ रहा है? तीनों रेसिस्टेंस में करंट तो सेम ही डायरेक्शन में जाएगी। अगर करंट ऐसे जा रही है तो रेसिस्टेंस में तो थोड़ी कुछ चेंज हुआ, तीनों सीरीज में है तो सीधे आप रेसिस्टेंस ऐड कर दो। तो मतलब आपका इक्विवेलेंट ईएमएफ का वैल्यू आया 25 वोल्ट और इंटरनल रेसिस्टेंस आया 3 ओम। अगर किसी को कोई भी डाउट है तो जैसे हमने अभी डिराइव किया था, आप इसको एक कैपिटल आर से कनेक्ट करो और करंट निकालो, और इसको कैपिटल आर से कनेक्ट करो, करंट निकालो, तो आपको समझ आ जाएगा मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर कोई को डाउट है तो। ठीक है बच्चों? आगे चलें। नेक्स्ट अब हम लोग देख रहे हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। हाँ, अगर मान लो हमारे पास 2 सेल हैं,
इसका ईएमएफ E1 है, इंटरनल रेसिस्टेंस R1, इसका E2 है, इसका इंटरनल रेसिस्टेंस R2। तो हमें रिप्लेस करना है इस पूरे सेल को एक सिंगल सेल से, जिसका इक्विवेलेंट E और इक्विवेलेंट R कितना हो। तो अब देखो मैं इसका फॉर्मूला बता रहा हूँ और फिर डेरिवेशन बता रहा हूँ। फॉर्मूला आपको याद रखना है ना। अगर दो सेल हैं तो इक्विवेलेंट ईएमएफ पैरेलल के लिए आप ऐसे करते हो, E1/R1 प्लस E2/R2 अपॉन में 1/R1 प्लस 1/R2। ये पैरेलल में इक्विवेलेंट ईएमएफ निकालने का फॉर्मूला होगा। और इक्विवेलेंट आर के लिए आप दोनों इंटरनल रेसिस्टेंस को पैरेलल में लेकर के ऐसे लिखो। समझ आ रहा है बच्चों? इन दोनों को पैरेलल में लेकर के इंटरनल रेसिस्टेंस निकालोगे और इक्विवेलेंट ईएमएफ का ये फॉर्मूला है। तो ये फॉर्मूला याद रखना है। अब मैं डिराइव करके दिखाता हूँ। नहीं, इतना बार बार आप डिराइव नहीं करोगे, आपको फॉर्मूला याद ही रखना है। और अभी मैंने क्या किया है, दोनों का देखो, इधर को दोनों का सेम पोलरिटी था। अगर मैंने इसकी पोलरिटी इधर कर दी तो वो वहां पे माइनस हो जाएगा। इसी फॉर्मूले में ये -E2 हो जाएगा। समझ आ रहा है बच्चों? दोनों को एक ही डायरेक्शन में रखा है तब प्लस लिखा है। अगर कोई का डायरेक्शन रिवर्स होगा तो वो माइनस करना पड़ेगा। अब चलो इसको डिराइव करते हैं, फिर इस पे कुछ प्रॉब्लम करेंगे। डिराइव करने के लिए हम कैसे सोचेंगे कि अगर हमारे पास दो सेल हैं, और इसका हमें इक्विवेलेंट चाहिए दोनों का, तो अगर हम इन दोनों को एक कोई कैपिटल आर से कनेक्ट करते हैं, अगर हम कैपिटल आर से कनेक्ट करते हैं तो ये दोनों जो मिल के करेंगे, नहीं, ये दोनों मिल के अगर इसमें आई करंट फ्लो करा रहे हैं तो इसका इक्विवेलेंट उसमें अकेला आई करंट फ्लो करा देगा। है कि नहीं बच्चों? अगर हम इसका इक्विवेलेंट लगाएं, अब अगर हम दोनों जगह से आई निकाल के क्रिएट कर दे तो हमें आइडिया लग जाएगा कि इक्विवेलेंट ई कितना लेना है और इक्विवेलेंट आर कितना लेना है। तो 1 मिनट में करता हूँ, 1 मिनट। तो आप देखो बच्चों, यहाँ पे हमें करंट निकालना है ना। तो करंट निकालने के लिए हम लोग मान लेते हैं कि यहाँ से इस वाले सेल से कुछ I1 करंट आ रही है और इस वाले सेल से I2। तो I1 I2 ऐड होके यहाँ I हो जा रहा है, ये I इधर आ रहा है। यहाँ I आने के बाद ऊपर वाले में वापस I1 चला गया, नीचे वाले में वापस I2। सही है बच्चों? अब देखो हम यहाँ पे I1 और I2 निकालते हैं और उनका सम करते हैं। तो एक बार बाहर वाले लूप में घूमते हैं, एक बार ऐसे लूप में घूम के आते हैं और एक बार फिर अंदर वाले लूप में घूमेंगे। अगर बाहर वाले लूप में घूमेंगे तो क्या लिखेंगे, पहले इधर को जा रहे हैं, -IR, फिर इधर आगे गए, -I1R1
प्लस E1 ना, यहां से आके वापस आ गए। ऐसे ही जब हम लोग अंदर वाले लूप में घूमेंगे, इस वाले लूप में, तो क्या लिखेंगे, -IR -I2R2 प्लस E2 इक्वल टू 0। सही है बच्चों? अब देखो मुझे I1 I2 का सम निकालना है, तो यहां से पहले मुझे I1 निकालना पड़ेगा। I1 कितना बोलूंगा? I1 बोलूंगा E1 माइनस IR अपॉन में R1, और I2 कितना बोलूंगा, E2 माइनस IR अपॉन में R2। सही है बच्चों ये? अब इन दोनों को अगर हम लोग ऐड कर दें तो ये क्या हो जाएगा, ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2, दोनों को ऐड करेंगे, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन, तो I1 प्लस I2 मिल के I हो जाएगा। तो I की वैल्यू हो जाएगी E1 बाय R1 माइनस IR बाई, इसको मैं अलग अलग लिख दे रहा हूँ ना, ऐसे आ जाएगा। अब सारे I वाले टर्म हमें एक साथ कर लेते हैं ना, तो इधर करेंगे ये I वाला टर्म, तो ये कितना हो जाएगा, ठीक है बच्चों, यहां तक समझ आया? अब देखो, अगर हम लोग 1/R1 प्लस 1/R2 को 1/R1 प्लस 1/R2 को कुछ 1/R मान लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, ऐसे आ जाएगा ना। अब देखो, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, ये देखो डेरिवेशन है, डेरिवेशन थोड़ा सा इसका लेंथी हो जा रहा है, नहीं ये ऐसे आ जाएगा, जिसको अब हम लिख सकते हैं E1/R1 प्लस E2/R2 अपॉन में 1/R अपॉन में R प्लस R। कुछ समझ आया बच्चों क्या हुआ है? इसको जो ये R मल्टीप्लाइड है, इसको आप इसके नीचे 1/R करके लिख सकते हो ना, इसके नीचे 1/R करके। और अब देखो, यहां से अगर आप करंट निकालोगे, यहां से करंट निकालोगे अगर सेकेंड फिगर से, तो आप क्या बोलोगे, I इक्वल टू, अब ये तो ऑब्वियस है ना, E/R प्लस R ना, ये आ रहा होगा ना करंट की वैल्यू ना। दूसरे वाले डायग्राम से क्या आ रहा है, E/R प्लस R ना। इसको या तो मान लो अभी थोड़ी देर के लिए हम लोग, ठीक है, अच्छा चलो।
तो दिख रहा है ना कि वही सेम चीज आ रही है। यहाँ पर ये इंटरनल रेसिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये पूरा टर्म ईएमएफ को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि जो हमारा हमने आर माना था वो एक्चुअल में इंटरनल रेसिस्टेंस ही है। जो हमने आर माना था, 1/r जो माना था वो इंटरनल रेसिस्टेंस का इक्विवेलेंट है। ऊपर माना था ना 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2, और इक्विवेलेंट ईएमएफ आ रहा है E1/r1 प्लस E2/r2 अपॉन 1/r1 प्लस 1/r2। तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है ना, पूरा इतना बार बार आप डेरिवेशन नहीं करोगे। अब 15 मिनट बचा है, मैं और आगे थोड़ा पढ़ा लूं, एक साथ नोट कर लेना पीडीएफ से। बताओ बच्चों, या लिखना ही है? फास्ट तो नहीं हो रहा है ना, ठीक चल रहा है ना? फास्ट हो रहा है, चवन को लग गया फास्ट। चवन यहाँ पे यार इक्वेशन बस सॉल्व किया है मैंने। ये इक्वेशन आप देखो आराम से कर सकते हो, कैलकुलेशन कर रहा था यार बस। हाँ यार, थोड़ी तो स्पीड बढ़ाने दो, बहुत स्लो ही चल रहा है। कैलकुलेशन है चमन, थोड़ा देख लेना ना, खुद से एक बार करके देखोगे तो हो जाएगा क्लियर। लिखने के लिए तो यार पीडीएफ से लिख लेना भाई, थोड़ा सा कोऑपरेट करो कोर्स जल्दी खत्म करने में, पीडीएफ से नोट कर लेना। अब इस पे एक प्रॉब्लम करते हैं। तो यहाँ पे आपको फाइंड करना है, फाइंड इक्विवेलेंट ईएमएफ एंड इक्विवेलेंट इंटरनल रेसिस्टेंस बिटवीन। ये देखो इक्विवेलेंट निकालना तो सिखा रहा हूँ, लेकिन क्वेश्चन में प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए करंट वगैरह निकालना होगा, और कई सेल दिए हैं अगर सर्किट में, तो आप जैसे पीछे पड़ा हुआ है किरचॉफ लॉ से वैसे ही सॉल्व करोगे ना। अगर क्वेश्चन में इक्विवेलेंट ईएमएफ निकालने का क्वेश्चन है तभी ये सब कॉन्सेप्ट लगाना है ना। इक्विवेलेंट ईएमएफ निकालने को पूछा जाए तभी ये सब कॉन्सेप्ट लगाना रहेगा। सॉल्व करो बच्चों।
यहाँ पे पहले हम लोग क्या कर लेंगे, पहले ये दोनों पैरेलल में है ना, इनको सॉल्व कर लेंगे, इन दोनों का इक्विवेलेंट निकालेंगे, फिर उसको इसके साथ कनेक्ट करेंगे ना। इन दोनों को तो हम एक साथ नहीं सॉल्व कर सकते, इन दोनों को एक साथ नहीं कर सकते, लेकिन इन दोनों को एक साथ कर सकते हैं। तो पहले इतने पार्ट का सॉल्व कर लेंगे, इतने पार्ट का सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, एक का देख लो इधर को पोलरिटी दिया है और एक का इधर को पोलरिटी दिया है, तो एक को प्लस मान लो, बड़े वाले को प्लस मान लो, तो छोटे वाले को फिर माइनस लिखोगे ना। अगर हम मान ले कि इधर वाले पोलरिटी वाले को हम प्लस लिखेंगे, तो इधर वाले को फिर माइनस में लिखेंगे। और इंटरनल रेसिस्टेंस का कोई पोलरिटी नहीं लेंगे ना, वो चाहे जैसे कनेक्टेड है, पैरेलल में है तो सेम ही फॉर्मूला लगाएंगे। हाँ, ऊपर वाला 2 है, दोनों 2-2 ओम है। तो पहले हम लोग ये मान लो E1 है, ये E2 है, ये E3 है। तो पहले E2 E3 का इक्विवेलेंट ले लेंगे, E2 एंड E3 का। तो क्या आ जाएगा, E2 बाई R2 प्लस E3 बाई R3 अपॉन 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3 ना। E2 को प्लस में लिखना है, E2 की प्लस की वैल्यू क्या है, 20, 20/2, और E3 को माइनस में लिखना है, 5/2 अपॉन में 1/2 प्लस 1/2 ना। तो ये कितना हो जाएगा, 15/2 अपॉन में 2/2, मतलब 15/2 आ गया। और प्लस में आया, प्लस में आया मतलब आपने इधर वाले को प्लस लिखा था, तो मतलब इक्विवेलेंट को भी ऐसे इधर को दिखाना है पोलरिटी। और इंटरनल रेसिस्टेंस कितना आ गया, R2 R3 का जब निकालेंगे तो 1/2 प्लस 1/2 ना। तो उससे R2 R3 की वजह से कितने का आ गया इक्विवेलेंट, 1 ना। 2-2 ओम के अगर पैरेलल में है तो ये हो गया। तो मतलब हम लोग E2 E3 को हटा के एक सेल लगा देंगे, जिसका ईएमएफ होगा 15/2 और इंटरनल रेसिस्टेंस होगा 1। E1 तो अभी अपनी जगह रहेगा, और E2 E3 की जगह एक 15/2 का लगा देंगे, और ये 1 ओम का, ये 10 वोल्ट का था, ये भी 1 ओम का। समझ आ रहा है बच्चों। अब देखो ये दोनों सीरीज में है ना, और दोनों का पोलरिटी का डायरेक्शन सेम है, इसका भी इधर है, इसका भी इधर है, तो अब इनके लिए डायरेक्ट इक्विवेलेंट हो जाएगा E1 प्लस जो भी इधर का आया है, तो 10 प्लस 15/2, और इंटरनल रेसिस्टेंस हो जाएगा R1 प्लस R2। समझ आया बच्चों, कैसे कॉम्बिनेशन ऑफ सेल सॉल्व करते हैं, सीरीज या पैरेलल या फिर उनका मिक्स। अगर बच्चों आपके पास आइडेंटिकल सेल ऐसे सीरीज में कनेक्ट किया, हर का ईएमएफ ये इंटरनल रेसिस्टेंस आ रहा है, अभी सही हो गया क्या, ये डिस्कनेक्ट हो गया था पूरा ही।
तो देखो मैं ये बोल रहा था कि अगर आपके पास n सेल ऐसे सीरीज में कनेक्टेड हो, सबकी पोलैरिटी एक ही डायरेक्शन में हो, तो डायरेक्ट इक्विवेलेंट कितना बोलोगे, Ne, और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना बोलोगे, Nr ना। और अगर n सेल पैरेलल में कनेक्टेड हो, ना, सबके इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस E है और इंटरनल रेजिस्टेंस R है। तो यहाँ पे इक्विवेलेंट ईएमएफ कितना आएगा, सब आइडेंटिकल है ना, तो आप क्या लगाओगे, E/R1 E/R2 ऐसे लगाओगे n टाइम, अपॉन में 1/R ऐसे n टाइम। तो दिख रहा है E कॉमन हो जाएगा, 1/R का टर्म कट जाएगा ऊपर नीचे से, तो इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, E। अगर आप पैरेलल में लगाओगे आइडेंटिकल, तो जो एक सेल का ईएमएफ होगा वही रिजल्ट आएगा, ईएमएफ की वैल्यू। और R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, 1/R n रेसिस्टेंस है ना, तो R/n सीधे आ जाएगा। ये बात समझ आ रही है। तो अब ये कॉम्बिनेशन ऑफ सेल में थोड़ा सा और बचा है, मिक्स कॉम्बिनेशन, 10 मिनट का ही रह गया, लेकिन अब टाइम खत्म हो गया है। तो अब होमवर्क दे देता हूँ, फिर नेक्स्ट क्लास में करते हैं। अब इस संडे टेस्ट, अभी आज कौन सा तारीख है, हाँ जाने दो, अभी तो टेस्ट नहीं रखते हैं, आप लोग मेजर टेस्ट की तैयारी करो। होमवर्क में इलस्ट्रेशन 11, 12, इन टेक्स्ट एक्सरसाइज 3 कंप्लीट। इसमें अगर कुछ नहीं दिया होगा तो वो कर लेना, कुछ कुछ दिया हुआ था तो वो कंप्लीट कर लो। इंटेक्स 4, इंटेक्स 4 में अगर कुछ रह गया हो तो कंप्लीट कर लेना ना, वैसे तो सब दे ही चुका हूँ, बट कुछ रह गया हो तो कंप्लीट कर लेना। एक्सरसाइज 1 में एक्सरसाइज 1 में क्वेश्चन नंबर 10 से शुरू करके 18 तक, और ये मैक्सिमम पावर वाले का, लास्ट टाइम ये पावर इन इलेक्ट्रिकल सर्किट में कहां तक दिया था, पूरा 10 से 30 तक कर लो बच्चों। 10 से 30 में बीच में काफी क्वेश्चन दिए हुए हैं, जो भी बचा रह गया होगा पूरा कर लेना। टेस्ट के डाउट देखता हूँ यार श्रेयस ने एक वो पॉइंट एक डाल के मैसेज
मैसेज फिर से कर देना। ठीक है बच्चों, फिर इतना कर डालो ना। बाय बाय बच्चों। सर